विंड्स ऑफ चेंज के इस एपिसोड में हम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधानों पर चर्चा की है। हमने इससे पहले के एक वीडियो में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी चर्चा किया है। आज जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स से है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि कौन थर्ड पार्ट में है, ये चीज किस पार्ट में है, ये किस पार्ट में है, या किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत विशाल, बहुत क्लियर, बहुत ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखने वाला और इस बात का भी ख्याल रखने वाला कि जो हमारे आदर्श हैं समाज में, जो शताब्दियों शताब्दियों से चले आ रहे आदर्श हैं, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व रखें, कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं, कैसे इस देश में हम यूनिटी को कायम रखें। अब सवाल है कि ये फंडामेंटल राइट्स है क्या? These rights are meant to preserve certain human rights. एक इंसान होने के नाते आपके पास कुछ राइट्स हैं, उनको किस तरह से हम प्रिजर्व रखें, वो आपको किस तरह से सामान्य रूप से मिलता रहे। और ये ह्यूमन राइट्स किस वजह से है? जब हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ ह्यूमन होने के नाते कि आप इंसान हैं, आपको कुछ राइट्स दिए गए और ये निर्देश पूरे विश्व के सभी कंट्री को दिया गया कि इसको आप सामने रख करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने नियम, अपने बनाए। हम देखते हैं कि भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो दो वजहों से है। पहला तो ये कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरा ये कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं। हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो ये ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ खास बात हमारे जहन में रहना चाहिए, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि एक तो ये यूनिवर्सल है, ये प्रिविलेज किसी खास का नहीं है, ये विशेषाधिकार कुछ खास लोगों को मिला हुआ नहीं है, जैसे कि मिडिवल एज में था या एंशिएंट एज में था। ये यूनिवर्सल है और ये इक्वल है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा अधिकार मिल गया, किसी को कम अधिकार मिल गया, इक्वल भी है। और ये इनएलिनिएबल है, ये आपसे अलग नहीं किया जा सकता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इन उद्देश्यों को सामने रख करके ये बनाए गए हैं। मानवाधिकार की बात संसार में बहुत पहले से हो रही है। सबसे पहले ये बात मैग्ना कार्टा में आया, इंग्लैंड में। फिर हम देखते हैं कि 1776 में जब अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ तो उस वक्त भी इसकी चर्चाएं हुई और उन लोगों ने भी ये ह्यूमन राइट्स की बात किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको शामिल किया। आपको अच्छी तरह से पता है
कि हम बहुत सारे वर्ल्ड के अच्छे संविधानों से प्रेरित हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है ये बहुत बड़े गुलदस्ते की तरह है, जिसमें दुनिया भर के खूबसूरत फूल हमने लगा रखा है। तो इसे हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लिया। इसकी बड़ी सारी बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी इसमें आई। इसके साथ हम देखते हैं कि हम सिग्नेटरी हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, जो 1948 में पेरिस में डिक्लेयर किया गया, प्रोक्लेम किया गया। तो उसके सिग्नेटरी होने के नाते मेरा ये दायित्व होता है कि हम उन फंडामेंटल राइट्स को अपने यहां शामिल करें। एक बात और जो ध्यान देने की बात है कि ये हमको ट्रेडिशनली भी मिलता आ रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रिजर्व सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स। दो लोग दोनों इस अधिकार का फायदा उठाते हैं, इसलिए कि यह ह्यूमन रिलेशनशिप हमारा अधिकार से चला रहा है और स्टेट में रहने वाले सभी लोग चूंकि इस देश के सिटीजन हैं, इसलिए उनको भी अधिकार मिला होगा। It is not necessary for our purpose. Our purpose is competitive exams, prelims, जहां MCQ की बात होती है। हम ज्यादातर अपने लेक्चर में यही बात सामने रख करके आपके सामने कुछ बातें रखते हैं कि जो प्रश्न के तौर पर आ सकता है। हम देखते हैं कि मोटी मोटी बात फंडामेंटल राइट्स की आपके सामने रख दें और आपसे ये भी अनुरोध करें कि आप संविधान से कभी जब मौका हो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ें, जुडिशरी के पावर्स एंड फंक्शंस को पढ़ें। लेकिन आपका काम कम मेहनत में अच्छे से हो जाए, इसी उद्देश्य के लिए हम आपके सामने हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट के बारे में बात ना करें, लेकिन फंडामेंटल राइट को लेकर के एक कंसेप्ट आपके सामने हो और आप परीक्षा में उसका उत्तर खूबसूरती के साथ दे सकें। हम देखते हैं कि बार बार बात आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डील किया गया है। इक्वलिटी, कि कानून के नजर में सब बराबर हैं। अब सीधी सी बात है कि जब कानून के नजर में सब बराबर हैं तो आप किसी के साथ इनइक्वल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी में एक चीज आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स की बात जब हमने किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो उसमें भी मैंने बताया कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है ये, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि पीसफुल
असेंबली। पीसफुल असेंबली का मतलब है कि शांतिपूर्वक आप अपनी बात जिस तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, उस तक आप पहुंचाने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन चूंकि आप पीसफुल वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको इस बात की भी गारंटी लेनी होगी कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जो जमा हो रहे हैं एक जगह, बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं, तो वो पीस को डिस्टर्ब नहीं करे। फिर हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां चाहें जा सकते हैं। ये मूवमेंट का आपको अधिकार है। बॉर्डर से बाहर जाने का अधिकार आपको नहीं है। तो स्पष्ट है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आपके पास है। इवन आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन उनकी अनुमति से, जिसे हम वीजा कहते हैं। और आपके यहां भी लोग आ सकते हैं आपका वीजा लेकर के और अपने देश का पासपोर्ट लेकर के। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत व्यापक है। दूसरी चीज कि राइट अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट, कोई आदमी आपको, चाहे वो कानून का ही कोई बंदा क्यों ना हो, प्रशासन ही क्यों ना हो, वो आपको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। जब आप आर्टिकल 22 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये भी गारंटी मिली हुई है कि कोई आपके साथ इस तरह का जुल्म ना करे। फिर हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, कि आपको किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने की पूरी छूट है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, कानून, सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ इस वजह से नहीं कर सकता कि आपका कास्ट कुछ है, क्रीड कुछ है। ऐसा नहीं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, all are equal, all are free to profess his own tradition, profess his own religion and associated activities। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आपके किसी काम से दूसरों को दिक्कत होने लग जाए। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। फिर हम देखते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, अगर कोई किसी भी हालत में आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसमें रुकावट डाल रहा है, उसे आपसे अलग कर रहा है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ये राइट भी आपको दिया गया है आर्टिकल 32 में। फिर राइट ऑफ एजुकेशन, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि A21A यानी आर्टिकल 21A, 41, 45, 51A, ये सब राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राइट ऑफ एवरीवन टू ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हिम एंड हिज फैमिली। आप बहुत सारे कल्याणकारी योजना देखते हैं, इसी के तहत है वो कि हर को एक स्टैंडर्ड से, यानी घर, कपड़ा, रोटी और मकान, जिसकी बात बहुत पहले से हो रही है, वो चीजें उसको मिलनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि उसको दे। तो ये है 39, आर्टिकल 39 में।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो आज की सबसे बड़ी समस्या है कि राइट टू प्रॉपर सोशल ऑर्डर, प्रॉपर सोशल ऑर्डर का एक अभाव देखने में मिलता है हमको। अब हम देखते हैं कि एक और राइट हमारे पास था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो 44th अमेंडमेंट से 44th अमेंडमेंट से क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, नॉट फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, इसलिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए सरकार को जमीनों की अधिग्रहण करने की जरूरत होती है। अगर फंडामेंटल राइट रहेगा तो फिर इसमें दिक्कतें होने लगेंगी। और इसे कहां प्लेस किया गया, कहां स्थान मिला इसको, ये भी जानना जरूरी है कि ये आर्टिकल 300A में इसको दिया गया, जोड़ दिया गया, वहां से हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर हमें दे दिया गया। अब फंडामेंटल राइट का यह मतलब नहीं है कि कोई इन अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो इसमें बदलाव कर सके। और हमारी जुडिशरी, एपेक्स बॉडी जो है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट को भी इसके पूरे अधिकार को वो देख सके कि जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट का, वो प्रॉपर है या नहीं, वो देश हित में है या नहीं। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।